नाउ दिस इज ए चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी निकालेंगे, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही है जो तुमको अच्छे से करना है, बाकी बेसिक थ्योरी तो पता होगा, राइट। और हम सबको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटॉम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो स्लोली डेवलप हुआ है, राइट। अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, राइट। उसमें कुछ फ्लॉ निकलता है, दूसरा एक बंदा आता है, बोलता नहीं ये तो सही नहीं है, फिर वो अपना खुद का एक स्ट्रक्चर प्रपोज करता है। सबसे पहले कौन आया था? थॉमसन मॉडल। उसने क्या कहा था कि एटम इज लाइक ए प्लम एंड पुडिंग, जहाँ पर कैन आई एज्यूम दैट तुमको आता है ऑलरेडी ये सब चीज़ें, राइट। ओके, प्लम एंड पुडिंग, राइट। जहाँ पर उसने ये कहा कि जस्ट इमेजिन ए प्लम एंड पुडिंग बेसिकली, तो पुडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द रीजन, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज भी ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पुडिंग जैसा, और पुडिंग के ऊपर जो छोटे छोटे प्लम्स दिया जाता है, दे आर जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया? लेकिन ये होल्ड नहीं किया ज़्यादा टाइम तक, बिकॉज रदरफोर्ड ने अपना फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि ऐसा तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो सबसे पहले शॉर्ट में रदरफोर्ड का जो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो सेटअप क्या, देखो सेटअप ऐसा है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन में अगर चार्जेस गिरता है ना, तो वो ग्लो अप कर जाता है, मतलब स्पॉट्स दिखाई देगा तुमको, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। ये क्या इमिट करता है? इट इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? इसे हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम +2। उसके पास चार्ज कितना होता है? 2e, 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है ना हीलियम न्यूक्लियस। और उसके पास मास कितना होता है? मास इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स द मास ऑफ ए प्रोटॉन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो कि अल्फा पार्टिकल शूट करेगा। किसके तरफ शूट करेगा? वी हैव टेकन ए गोल्ड फॉइल, वी हैव टेकन ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल। समझ में आया? बहुत पतला गोल्ड फॉइल है, और इसके तरफ अल्फा पार्टिकल्स को शूट किया गया। और ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ये बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके जाएगा उनको कलेक्ट करेगा। तो देखा क्या गया? देखा ये गया कि जितने सारे अल्फा पार्टिकल्स इस थिन गोल्ड फॉइल के थ्रू पास करते हैं, नॉट पास करते हैं, जाके इंटरैक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम पास थ्रू, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, सीधा सीधा निकल के चले जाते हैं। बात समझ में आया? कुछ ही ऐसे हैं जो कि जाते तो है लेकिन डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, मतलब थोड़ा भटक जाते हैं अपने रास्ते से। एंड वेरी फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली बाउंस बैक, मतलब 180 डिग्री रिवर्सल हो जाता है उनका। तो उसने ये सब देखा, ठीक है ना। क्या देखा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास थ्रू। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो अपना रास्ते से थोड़ा भटक जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो कि, कुछ ऐसे नहीं, बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो कि कंप्लीटली बाउंस बैक कर जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूशंस क्या क्या आएगा बताओ? कैन यू टेल मी द कंक्लूशंस? The first thing that was observed is that most of the alpha particles were passing through, which means that the atom is nearly empty. किसी के साथ टकरा ही नहीं, so the atom is nearly empty, right? Okay. Second में ये देखा गया था कि अल्फा पार्टिकल जाता तो है लेकिन डिफ्लेक्ट कर जाता है। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, डिफ्लेक्ट करने के लिए धक्का देना पड़ेगा ना। अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, उसको डिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक पॉजिटिवली चार्ज्ड अरेंजमेंट होना पड़ेगा गोल्ड फॉइल के अंदर। That means atom के अंदर there is a concentration of positive charge and that should be distributed within a very small volume। बहुत छोटे वॉल्यूम में ये positive charge confined होगा, because इसके पहले जो हमने conclusion किया था atom is nearly empty, that means what? All the positive charges if present will be localized within a very small region। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Okay। एंड इफ यू सी वेरी फ्यू बाउंस बैक, इसका मतलब क्या? वेरी फ्यू बाउंस बैक। बाउंस बैक कब करता है? जब मासेस आर कंपैरेबल, जब एक मास दूसरे के साथ जाके टकराएगा, दोनों का मास क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो वेरी फ्यू बाउंस बैक का मतलब क्या है? अगर ये कहा जाता है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक करते हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरा एटम का मास किसी एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होगा, वहाँ जो अल्फा पार्टिकल्स पहुँच पा रहे हैं वो लोग सिर्फ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स एटम के मास के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। दैट मीन्स व्हाट? द एंटायर मास ऑफ द एटम और द एंटायर पॉजिटिव चार्ज
is believed to be concentrated within a very small volume inside the atom, which means atom is nearly empty. All its mass, all its positive charge can be concentrated within a very small volume, and the atom inside is positively charged. बात समझ में आया? तो रदरफोर्ड ने ये सब स्टडी किया. थॉमसन के टाइम में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल को और भी पॉलिश किया, और इसने ये कहा कि देखो ऐसा होता है कि तुम्हारे पास एक एटम है, एटम के बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड रहता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. ठीक है, अब ये आगे का कहानी हम स्टडी करेंगे. पॉज करना. Okay, so we are talking about Rutherford's atomic model, right? This is how he predicted atom to look like. Nucleus, सारा मास यहाँ पर होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते हैं. If anything moves in a circle, it needs centripetal force. In this case, electrons को centripetal force कौन provide करता है? It is the attractive force between the positive charge inside the nucleus and the negative charge of the electron. बात समझ में आया? तो ये जो attractive force है, यही attractive force बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को गोल घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक तो ये बताया उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना कैसा एनर्जी होगा. एक तो चार्ज इंटरेक्शन के लिए क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा. चार्ज का इंटरेक्शन K Q1 × Q2/R. दूसरा क्या है, ये लोग मूव भी करते हैं तो इनके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये कहा. ओके, ये तो कहा ही था. एंटर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड विद इन ए very small volume, right? So this were the conclusions of Rutherford's experiment, और उसने atomic model को इस तरीके से define किया था. ठीक है ना. अभी next आता है drawbacks of Rutherford's model. उसने मॉडल प्रपोज तो कर दिया, लेकिन इसमें क्या क्या गलती पाया गया. एक गलती तो तुमको समझ में आएगा, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तुमको पढ़ाया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, it is going to release energy in the form of electromagnetic radiation. बात समझ आया? ओके. सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, एंड एनीथिंग व्हिच इज मूविंग इन ए सर्कल विल हैव एक्सीलरेशन, एटलीस्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो तो होगा ही ना. सो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड. डू यू एग्री विद दिस? क्या तुमको ये समझ आया? इफ यू एग्री विद दिस, देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट सर, एज बिकॉज ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटिंग, ऑब्वियसली उनके पास एनर्जी है. मैंने कहा पोटेंशियल है, काइनेटिक है. Is that clear? There is potential energy, there is kinetic energy, and these electrons being accelerated, they are going to release the energy continuously, right? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करते जाएंगे. होना चाहिए था ऐसा. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेगा, what will happen? They will spiral round and round and start moving towards the nucleus, and finally a time will come when all the electrons will lose all their energy and finally fall down on the nucleus. Do you agree with this? So the atom should not exist. Atom should be unstable because electrons nucleus के अंदर घुस के अगर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म हो जाएगा. Atom should be unstable in this case, right? It should be releasing energy continuously. लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली पाया नहीं गया. तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड्स मॉडल की एनर्जी तो रिलीज करना चाहिए. Atom should be unstable, but atom is very stable, right? We are alive because हमारे atoms stable है. Atoms is the basic building blocks of universe, right? तो atoms तो stable है. Rutherford's model ये explain नहीं कर पाया. देखो ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट में अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा है. यहाँ लिखने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं बस पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ. एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. अभी वक्त नहीं आया तुमको ये समझाने का. Have you heard about this line spectrum, continuous spectrum? पढ़ा है? इस बार कहाँ पर क्वेश्चन आया था? हाँ, ओके फाइन, बट समझ में आता ही नहीं आता. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? ठीक है, कोई नहीं. आई विल टॉक अबाउट दिस. बस एज ए फैक्ट, एज ए कहानी ये सुन के रखो कि रदरफोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था. तुमको रेनबो दिखता है ना, दैट इज ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. बात समझ में आया? दैट मीन्स एटम अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी को अगर रिसीव करके मैं एक स्क्रीन में डालूं तो रेनबो दिखना चाहिए था, राइट? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड. क्यों रेनबो दिखना चाहिए था? बिकॉज ये कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है.
समझ में आ रहा है ना, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब बेसिकली लूज कर रहे हैं। और एनर्जी अगर लूज करेगा, अगर तुमने पढ़ा होगा, बेसिकली दे आर गोइंग टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। हर एक फोटोन का खुद का एक फ्रीक्वेंसी है, खुद का एक लैम्डा है, खुद का एक लाइट होगा, कलर होगा, राइट। तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोन्स रिलीज करेगा। तो सारे फोटोन्स को अगर मैं स्क्रीन में प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे सारे लाइट्स दिखने चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे कि रेनबो दिखता है। मगर एक्चुअली रियल लाइफ में अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन का मतलब क्या है कि तुमको कंटिन्यूअस बैंड ऑफ कलर्स नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कुछ कुछ लाइंस दिखाई देंगे। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन ए कंटिन्यूअस बैंड ऑफ कलर्स, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि ऐसा नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम पाया जाता है। तो ये भी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट। उसके बाद कौन आया, बोर्स मॉडल है, राइट। बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर दिया एंड ही ट्राइड टू करेक्ट दिस ड्रॉबैक्स इन इस मॉडल। जो ये ड्रॉबैक्स है इनको एक्सप्लेन किया कि उसके मॉडल में वाई आर दे करेक्ट, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसका रीज़न दिया बेसिकली, ठीक है ना। आगे हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, पॉज करना हो गया। चलो इधर लेट्स टॉक अबाउट बोर्स पोस्टुलेट। वी ऑल नो कि बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, दैट वाज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसे एटम जिसके ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। हाँ, इसको जाके फिर से इंप्रूव किया जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कहानी सुना होगा ना। बट आज हम जो स्टडी करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, राइट। ओके, प्लस 3 का मतलब क्या है, 4 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 3 है नहीं, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट ऑर्बिट में, राइट। सो दे आर ऑल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सो मैंने बस पॉइंट्स लिखा है, तुम्हारे नोट्स में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सो बोर का पोस्टुलेट्स क्या था, द फर्स्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल वाज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट्स में घूमेंगे दे आर गोइंग टू रिलीज एनर्जी। तो बोर ने कहा कि देखो, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये बहुत स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी ऑर्बिट में नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं, उन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम सकते हैं। समझ में आया, ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम सकते हैं। उनका एनर्जी लेवल फिक्स्ड होता है कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके पास इतना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इतना एनर्जी होगा, वो एनर्जी लेवल फिक्स्ड। और बोर ने कहा था कि ये जो सारे ऑर्बिट्स है बहुत स्टेबल ऑर्बिट्स है, और बोर ने कहा इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और ऐसे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, इट इज नॉट गोइंग टू लूज एनर्जी। बस इतना कह दिया था, समझ में आया। अगर ऐसे स्टेशनरी सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर घूमेगा, देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू रिलीज एनर्जी। ये उसने एक पोस्टुलेट दिया। सेकंड, उसने ये कहा कि देखो, when electrons move in a circle, if anything moves in a circle, it will have some angular momentum, where m is the mass of that electron, v is the speed of the electron, r is the distance from the center. The angular momentum, that is mvr, will always be an integral multiple of h by 2 pi. बोर ने सेकेंडली ये बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, it will be quantized. Now what do you mean by quantized? Quantized is in this case an integral multiple of h by 2. कैसे, ये जो n दिख रहा है, दिस इज एन इंटीजर, इसको हम बुलाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बुलाएंगे हम इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब n equal to 1 implies first orbit, n equal to 2 implies second orbit, n equal to 3 implies third orbit. And what about the angular momentum? It is always something of h by 2 pi. पहले वाले का h by 2 pi, दूसरे वाले का 2 times of h by 2 pi, तीसरे वाले का थर्ड ऑर्बिट का 3 times of h by 2 pi। तो h by 2 pi हो गया ना सिंगल यूनिट, इसका इंटीग्रल मल्टीपल हुआ ना हर बार। तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज व्हाट, दैट इज क्वांटाइज्ड। उसने ये कहा। और थर्डली कहा कि एक एटम, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स,
ओके, तो एटम जो है वो अगर एनर्जी एब्जॉर्व करता है या इमिट करेगा, इट विल ऑलवेज इमिट और एब्जॉर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ये कहा उसने, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया। क्वांटम थ्योरी याद है ना, लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एटम अगर एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, वो पैकेट्स एब्जॉर्व करेगा, इमिट करेगा तो पैकेट्स इमिट करेगा, और उस पैकेट में एनर्जी कितना होगा। देखो इसमें बहुत बढ़िया लिंक है। देखो इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रह सकते हैं, n=1 का एनर्जी सबसे कम होगा, 2 का थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 का और ज़्यादा होगा। तो 1 वाला इलेक्ट्रॉन अगर अपना घर बदलना चाहता है तो वो n=2 में जा सकता है, जिसका एक स्पेसिफाइड एनर्जी, या n=3 में जा सकता है, जिसका एक स्पेसिफाइड एनर्जी है, उसके बीच में रहने का कोई घर नहीं है। So if an electron has to absorb a photon, then it will only absorb that photon if that photon has sufficient energy to make the electron move from the lower orbit to the higher orbit. In fact, sufficient word बोलना गलत है, sufficient नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए if the photon has energy exactly equal to the energy gap between two corresponding orbits. मतलब n=1 से लेके n=3 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके जाना चाहता है तो उसका एनर्जी बढ़ेगा ना, 1 से 3 जंप करेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज 1 वाला ऑर्बिट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 3 वाला ऑर्बिट अनस्टेबल है, मतलब 3rd वाले ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होगा, 1st वाले ऑर्बिट का एनर्जी कम होगा, दोनों के बीच एक एनर्जी गैप होगा। सोचो ए, तो तुमने एटॉम को बहुत सारा फोटोन्स खिलाया, वो कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को खाएगा जिन पैकेट्स के अंदर ए अमाउंट ऑफ एनर्जी। तुमने बी वाला पैकेट भी दिया उसको, सी वाला पैकेट भी दिया, डी वाला पैकेट भी दिया, लेकिन वो कौन से पैकेट की एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा? सिर्फ उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा जो उस इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=3 तक, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, पहुँचा सकता है। समझ में आया? और हमको ये भी पता है कि चलो ठीक है, समझ में आ गया कि n=1 से n=3 तक वो जा चुका है एनर्जी ऑब्जर्व करके। बट दैट इज एन एक्साइटेड स्टेट। Nothing in this universe will ever like to stay in an excited state, right? What will happen after some time? The electron will again jump back to the lower orbit. For example, 3 to 2, फिर 2 to 1 कर सकता है जंप, या 3 to 1 कर सकता है जंप, जितना पॉसिबिलिटीज़ है। जब वो जंप करेगा फिर से नेक्स्ट घर तो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे है, तब वो जंप करेगा, वो क्या करेगा? फिर से वो एनर्जी रिलीज करेगा। बिकॉज ऊपर आने के लिए अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया है, नीचे जाने के लिए उसका एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे के घरों का एनर्जी क्या है? कम है। वो जिस घर में उसका एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो उस घर में अगर एंट्री करना है, उसके पास जो एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी है उसको क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके नीचे ऑर्बिट्स में जाना चाहते हैं, वो फिर से वो एनर्जी रिलीज करेगा, करेक्ट। और बोर्ड ने कहा कि वो एनर्जी भी फोटोन के फॉर्म में ही रिलीज होगा, वो भी पैकेट्स में रिलीज होगा। दैट इज व्हाट बोर्ड स्टेटेड। इफ इट एब्जॉर्ब्स, it will absorb packets of energy, or if it emits, it will emit packets of energy. बात समझ में आया? Okay, fine. So this was, मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा, E nu is equal to En minus Em, that is the energy gap between two orbits. जो भी फोटोन वाला एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा, it will be equal to the what? Energy gap between two orbits. अगर एब्जॉर्व कर रहा है तो एनर्जी गैप के बराबर होगा ही, क्योंकि अगर जो पैकेट में एनर्जी, जिस पैकेट में एनर्जी दो ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी गैप के बराबर नहीं है, उस पैकेट को वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा ही नहीं, दे विल जस्ट पास थ्रू। बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट विल फाइंड आउट। ये हो गया सारा कंप्लीट, एक सेक्शन कंप्लीट। वी टॉक्ड अबाउट बोर्ड्स पोस्टुलेट। अभी हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट। दैट्स अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। न्यूक्लियस में कितने सारे पॉजिटिव चार्जेस है? उसका एटॉमिक नंबर अगर Z है तो Ze इज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बोर्ड्स पोस्टुलेट, बोर्ड्स मॉडल है, उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए अपना ये मॉडल प्रपोज किया था। और हमने क्या सीखा? इनफैक्ट रदरफोर्ड ने भी यही बोला कि देखो ऐसे ऑर्बिट में अगर घूमेगा तो इनकी दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जो है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। सो इन दिस केस, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सो इन दिस केस, what is the attractive force? F equal to K Zt into E by distance square, R square. Don't forget R is the radius of the orbit. हम इसी R का वैल्यू निकालना चाहते हैं।
राइट। एंड एट द सेम टाइम इस F को मैं क्या लिख सकता हूँ, mv²/r भी लिख सकता हूँ, बिकॉज यही वो फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कम ऑन, आया ना। उसके बाद अच्छा चलो, उसके बाद क्या है वो बाद में लिखता हूँ, पहले हम दोनों फोर्सेस को, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लेते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, kZe² डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू mv²/r। सो r² चला गया, kZe² डिवाइडेड बाई r इक्वल टू mv²। ठीक है, इसको और थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे बिकॉज मेरे पास ये रिलेशन भी है, बोर्ड ने ये भी दिया था कि एंगुलर मोमेंटम इन द nth ऑर्बिट इज nh/2π। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। थोड़ा पॉज करना ना। इधर सुनो, एक छोटा सा चेंज मैं बता देता हूँ। मैं बोलते बोलते तुमको ये बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये सेकंड थर्ड में भी हो सकता है। जस्ट इलेक्ट्रॉन एक होना पड़ेगा, राइट। द इलेक्ट्रॉन may stay in the first orbit or the second orbit or the third orbit or the nth orbit, but the funda is that इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होगा। ठीक है ना, मैं बात करते करते एक 1 बोल दिया था तुमको, या n2 भी हो सकते हैं, n3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंडली हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये nth ऑर्बिट हुआ, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट, ठीक है ना। आई थिंक सो अभी और कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, n टाइम्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, राइट। तो यहाँ से हम v का वैल्यू निकालेंगे। v क्या होगा, v इन दिस केस इज nh/2π mr। इज दैट ओके, राइट। कम ऑन, हमने v निकाल लिया, उस v को हम यहाँ पर पुट करके r का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पुट करते हैं दैट इज kZe²/r। कैलकुलेशन देखना, v² के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n² h² 4 π² m² r²। इज दैट क्लियर। सो r² चला गया। अभी r का वैल्यू लिखते क्या होगा, r को ऊपर लेके आ जाते, ऊपर यहाँ पर क्या बचा, दैट इज n² h² m, नीचे बचा 4 π² m, और इसको नीचे लेके आ जाएंगे kZe²। ठीक है, ओके। तो इस एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, h² इज ए कॉन्स्टेंट, m इज ए कॉन्स्टेंट, n बदल सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, n का वैल्यू चेंज हो सकता है। 4 π² कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है, k कॉन्स्टेंट है, z बदल सकता है। इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट एटम्स, z का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहेगा, राइट। e² तो कांस्टेंट। तो जितने सारे कांस्टेंट्स हैं उनका वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूँ, जितने सारे कांस्टेंट्स हैं, सिर्फ हम z का वैल्यू पुट नहीं करेंगे और हम n² का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम एटम बदल देते तो z का वैल्यू बदल जाए। अगर तुमको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है तो n का वैल्यू 2 होगा, तो n का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। बाकी सबका वैल्यूज क्या रहेगा, कांस्टेंट। उनके वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं तो इसका आंसर आता है 0.529 इंटू n²/z। देख रहे हैं, n²/z, और यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम का यूनिट होता है, दैट इज 10⁻⁻, बोलो 10 मीटर्स। ठीक है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट। ये r का डिपेंडेंसी किस पे है, n²/z पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको याद रखना थोड़ा तो मुश्किल है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, और ये भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि किस पे डिपेंडेंसी है, n²/z। ठीक है, पॉज।